कम डियर क्लास फेलोज, कैसे हैं आप लोग। आज आपका इस वीक का थर्ड लेक्चर है, ये थर्ड एंड लास्ट लेक्चर है। और जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। और आज हमारा जो है इस सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, और वो है चार्टर एक्ट 1813। ठीक है। इस चार्टर एक्ट का जो है इसके बारे में थोड़ा सा तो हमने कल पढ़ा था। जो कल हमारा जो टॉपिक था उसमें इसकी नुमाया जो दफ़ात थी, जो पॉइंट्स थे, वो हमने स्टडी किए थे। और उनमें क्या था, उनमें ये था कि सबसे पहले तो ये कि चार्टर एक्ट किसने पेश किया था। चार्टर एक्ट जो है ये इसको जो पेश करने वाले जो थे उनका नाम था लॉर्ड मैकॉले। तो लॉर्ड मैकॉले ने चार्टर एक्ट जो पेश किया था उसकी जो मेन जो पॉइंट्स है वो ये थे कि तालीम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और इसे अपने वसाइल में से 1 लाख रुपए जो है वो हिंदुस्तानियों की एजुकेशन के लिए मखसूस करने होंगे। और सेकंड जो पॉइंट था वो ये था कि तालीम के लिए जो रकम जो मखसूस कर दी गई है उसमें से बाकायदा जो है मगरबी अलूम की अशात और मशरकी अलूम के अहया और मकामी अहले इल्म की हौसला अफजाई के लिए खर्च की जाएगी। फिर थर्ड वन ये था कि तालीम का जो अव्वलीन जो मकसद है वो क्या होगा, वो ये होगा कि अहले हिंद तक ईसाईयत का पैगाम देना है। जो मेन जो पर्पस था बिहाइंड इस सारी जो फाइनेंशियल एड के, वो यही था। और इस सब पर्पस के लिए मशीनरी इदारों की सरपरस्ती जो है वो हुकूमत बरतानिया खुद करेगी। और फोर्थ वन ये है कि मगरबी अलूम और साइंस की एजुकेशन ये दोनों जो है इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाएंगी, लोकल लैंग्वेज में नहीं बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाएगी। अब ये जो एक्ट था इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये निकला कि मिशनरी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके गैर मामूली फ़रोग हासिल हुआ। और जिस तरह आजकल भी हम देखें तो आजकल कौन से इदारे हैं जो इस तरह के मिशनरी इदारों यानी ईसाइयों के हैं जो, और वाकई में जो हैं वो बहुत फेमस हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। उनके स्टूडेंट्स जो हैं नो डाउट उनके स्टूडेंट्स की मेन चीज़ क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल और उनकी स्पोकन इंग्लिश स्पोकन, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी से जो है रिलेट करते हैं। ऑल दो क्रिश्चियन जो है वहाँ पे अपनी एजुकेशन को जो है नहीं पढ़ाते, उसकी तबलीग नहीं करते, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस तो रहता है, उस चीज़ का इन्फ्लुएंस तो होता है अपने टीचर्स का, अपने स्कूल के एनवायरनमेंट का, ठीक है। और ऐसे स्कूलों की फीसेस जो हैं हमारे बाकी जो दूसरे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी निस्बत कम होती हैं। वजह क्या है, इनको डोनेशंस मिलती हैं, ठीक है, इनको फॉरेन फंडेड डोनेशंस मिलती होती हैं। इसलिए तो चार्टर एक्ट का जो रिजल्ट हम देख रहे थे उसमें यह था कि जो ईसाई जो इदारे थे, एजुकेशनल जो इदारे थे, उनको गैर मामूली फ़रोग हासिल हुआ। और इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से आप लगा लें कि 1852 से 53 तक तमाम सरकारी स्कूल और जो कॉलेजेस थे उसमें सिर्फ 30,000 स्टूडेंट ज़ेरे तालीम थे, जबकि नए कायमशुदा मिशनरी इदारों में 3 लाख स्टूडेंट्स एजुकेशन हासिल कर रहे थे। ईसाईयत को पूरे एजुकेशन सिस्टम में वो रच बस गई थी ईसाईयत, ठीक है। और इनमें जो है मोड ऑफ एजुकेशन क्या था, वो इंग्लिश लैंग्वेज था। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके रिजल्ट पे ये हुआ कि मकामी लोगों और स्पेशली हिंदू लोग जो थे वो जो है हम कह लें कि क्योंकि वो गुलामी के आदी थे तो लिहाजा अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए जो है अपना ईमान तक वो बेचने पे जो है रेडी रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी तादाद में जो है ईसाई मजहब को कबूल कर लिया। अब लॉर्ड मैकॉले जो 1813 में सुप्रीम काउंसिल का मेंबर और पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का सेक्रेटरी मुकर्रर होकर हिंदुस्तान आया था। 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल की काउंसिल को पेश की जाने वाली
अपनी याददाश्त में उसने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान के कदीम निज़ाम तालीम और इल्म व अदब को ख़त्म कर दिया जाए और हिंदुस्तानियों की तमाम तर जो माशरती और जो माशी बुराइयां हैं उनके ख़ात्मे के लिए मकामी इल्म के बजाय यूरोपीय इल्म को हिंदुस्तान में पढ़ाया जाए। यानी उन्होंने कितने टेक्निकली जो है हमारी जो बुराइयां हैं उनको पॉइंट आउट करके जो बुराइयां नहीं भी थी उनको बुराई बना के पेश किया गया और कहा गया कि जो हमारी जो एजुकेशन है वो बेटर है, इनकी बैकवर्ड दकियानुसी एजुकेशन है, इनका अदब पे, लिटरेचर पे, शेर व शायरी पे और दूसरी तसानीफ पे ज़्यादा इनका जोर होता है। तो लिहाजा जो है फिलोसफिकल एजुकेशन की निस्बत अब जो है साइंटिफिक एजुकेशन का दौर है, तो इसलिए इनको जो है ना यूरोपीय एजुकेशन तालीम जो है हासिल करने की ज़रूरत है अगर इन्होंने मज़ीद दुनिया में सर्वाइव करना है या डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए। और इन सब के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान को जो है ज़रिया टीचिंग तदरीस बनाने के लिए जो है सिफारिश पेश की। और मिकाले ने 1813 के एक्ट की रोशनी में मशरकी एजुकेशन जो थी उसकी तरक्की के लिए दी जाने वाली जो फाइनेंशियल एड थी उसको बंद करने की सिफारिश की और क्लियरली ये कहा कि एजुकेशन का मकसद एक ऐसी नस्ल तैयार करना है जो मगरबी अफकार नज़रियात यानी बिल्कुल वेस्टर्न माइंड की हो, ठीक है, और रंग और नस्ल के एतबार से बिलाशुबा हिंदुस्तानी हो, लेकिन उनकी सोच, उनका नजरिया, उनके ख्यालात, उनकी सीरत, उनका इखलाक, उनका जो है ओढ़ना, उनका चलना फिरना, उनके तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हर तरह से खालिस अंग्रेज़ी हो, जिस तरह से स्टिल अभी तक भी हम करते हैं। हम फीमेल्स जो हैं हम लोग क्या करती हैं, हम मेल भी क्या करते हैं, हम वेस्टर्न जो है क्लोथिंग करने में, पहनने में बड़ा प्राउड फील करते हैं, ठीक है, और जो हमें इस पे अलाउ नहीं करता तो हमें वो जी बहुत दकियानुसी और बैकवर्ड माइंड का लगता है। ऐसे ही है ना, किसी की दाढ़ी बड़ी हुई है, किसी ने शलवार अगर इस्लामी जो है उनको जो ऑर्डर्स है उनको ओबे करते हुए, शरीयत को ओबे करते हुए टखनों से ऊपर की हुई है तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और सेम जबकि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने में बड़ा प्राउड फील करते हैं। आप देखें ना कितना ऑपोजिट चल रहा है। फीमेल जो है टखने जो हैं अपने दिखाती हैं, मेल जो हैं वो टखने अपने कवर करते हैं, जो टोटली ऑपोजिट है हमारे इस्लामिक एजुकेशन के। इस्लाम में क्या है, फीमेल जो है ढकी हुई हो, मेल जो है उनके टखने नजर आ रहे हों। खैर एनीवे, तो हमारे अंदर ये गुलामी वाली जहनियत, ये सोच, ये आखिर ये किसने बनाई है, किसने पैदा की है, कौन है ये सारे ये स्टैंडर्ड्स बनाने वाला, ये फैशन को जो है डिजाइन करने वाला? अंग्रेज। हमारे लिए अंग्रेज थे जो एक स्टैंडर्ड बना गए कि गोरा रंग की खूबसूरती है, जो लंबा कद खूबसूरती है, ठीक है, इंग्लिश बोलने में ही आप बड़े इंटेलिजेंट आप लगोगे। एक किसी पे अच्छा इंप्रेशन डालना है तो 2-3 वर्ड्स जो है बीच में जो है इंग्लिश के आप डाल दें, बोलना शुरू कर दें। देखिए हम इवन मैं खुद भी, हम भी जब बात करते हैं तो इतने इसके यूज टू हो गए हैं कि भी ऑटोमेटिकली अब तो खैर ऐसा भी हो गया है कि ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से जो है इंग्लिश के वर्ड्स निकल आते हैं। खैर, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप अपनों के इम्प्रेशन झाड़ रहे हो, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, ठीक है। तो इस जहनी गुलामी से बाहर निकल आए जिसमें देखिए अंग्रेज कितना कामयाब हुआ बैठा है। कहाँ वो 1813 में चार्टर एक्ट बना रहा था और आज क्या है 2020 चल रहा है, सन 2020, और 1 सदी से ज्यादा अरसा, 2 सदियां, ऑलमोस्ट 2 सदियां गुजर चुकी हैं, बल्कि 2 सदियों से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है, ठीक है, और हम अभी तक स्टिल उसी अंग्रेज गुलामी में जो है हम चल रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ही एक जैसी सूरत हाल है। खैर, मिकाले ने जो सिफारिशात दी थी उसकी रोशनी में तैयार होने वाली जो एजुकेशनल पॉलिसी थी उसको कहते हैं बेंटिंग रेजोल्यूशन। तो बेंटिंग जो रेजोल्यूशन जो है उसे 7 मार्च 1835 में मंजूर किया गया।
अब इसके मेन क्या इसके खदोखाल थे, क्या फीचर्स थे, उसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। नंबर 1 तो यही था कि सरकारी तालीम का मकसद क्या है। हिंदुस्तान में मगरबी अलूम और साइंस का फ़रोग़ है। साइंस भी बेसिक साइंसिस जो है हमें इस काबिल बना सके कि हम अपने अंग्रेज हुक्मरानों के काम आ सकें, उनकी खिदमत गुजारी के लिए, कोई क्लैरिकल काम करने के लिए, बस सिर्फ इस हद तक, ना कि रिसर्च लेवल तक हमें लेके जाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो था वो ये था कि आइंदा से जो है मुल्क की सरकारी जुबान फारसी की बजाय अंग्रेजी होगी। और थर्ड वन था कि टीचिंग का जो मोड है, जरिया तालीम, तदरीस, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, अंग्रेजी होगी। फोर्थ वन था कि मशरकी अलूम की अशात यानी उसको फरोग देने पर आइंदा से कोई रकम खर्च नहीं की जाएगी। देख लें अब यहाँ पे एकदम से कितना अचानक से एक वो उन्होंने यू टर्न लिया है। 1813 का जो चार्टर एक्ट था जिसमें कहा गया था कि मशरकी अलूम पे भी हम खर्च करेंगे, वो सिर्फ इसलिए था कि ताकि एकदम से जो है मुसलमान मकामी लोग जो हैं या हिंदू मकामी लोग हमारे अगेंस्ट ना हो जाएं। ठीक है, तो उस चीज को कवर अप करने के लिए ये किया गया था। और इसके अलावा जो फिफ्थ वन क्या था वो ये था कि तालीम का मकसद क्या है, लोगों को हमने सरकारी मुलाजमतों के लिए तैयार करना है, खास तौर पे जो लोअर लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है उसकी फराहमी हमें जो है हो सके, यानी हमें जो है लो कास्ट लेबर, सस्ते मजदूर मिल सकें जो कि हमारे अंडर काम कर सकें, क्लैरिकल वर्क कर सकें और दूसरे जो छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं वो ये परफॉर्म कर सकें। मिकाले की यादाश्त आइंदा बरतानवी एजुकेशनल पॉलिसी के लिए एक प्रिंसिपल, आप कह लें कि रहनुमा असूल बन गए थे। और इसके रिजल्ट में हिंदुस्तान में एजुकेशन का सिस्टम अपनी कौमी असास से हमेशा के लिए महरूम हो गया। जो मुसलमानों का बनाया हुआ जो एजुकेशनल सिस्टम था, जिसका मकसद जो है रिसर्च था, फिलॉसफी थी, लिटरेचर था और क्रिएटिव जो नॉलेज था उसमें, और लीडरशिप को जो है प्रमोट करना था, और मुसलमानों की ना सिर्फ मेंटल बल्कि फिजिकली उनको जो है स्ट्रांग करने के लिए उसमें हर तरह का जो है बंदोबस्त किया जाता था, वो सब खत्म हो गया। और फिर है 1841 में तालीम आमा कमेटी, इसको खत्म करके इसकी बजाय 1842 में काउंसिल ऑफ एजुकेशन कायम कर दी गई। और 1844 में लॉर्ड हर्डिंग ने वाज़े तौर पे ऐलान कर दिया कि जो है सरकारी मुलाजमत हम सिर्फ उन्हीं अफराद को देंगे जो सरकारी स्कूलों के तालीम याफ्ता होंगे। यूं सरकारी मुलाजमत का हसूल तालीम का मकसद बन गया। सेम पर्पस देख लें, वो 2 सदियों से ज्यादा गुजर चुका, अभी तक हमारा एजुकेशन हासिल करने का पर्पस जो है यही होता है। इवन हम खुद भी, मैं खुद भी जो है खुद को भी इसमें इंक्लूड करूंगी कि हम मास्टर्स के बाद एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, नॉट फॉर द सेक ऑफ रिसर्च कि हमने कोई रिसर्च करनी है, हमने कोई साइंसदान बनना है, कोई नई चीज हमने जो है कोई नॉवल टाइप की कोई चीज हमने जो है स्टडी करनी है, कुछ उस पर आर्टिकल्स लिखने हैं। नो, हमारी रिसर्च कैसी होती है यहाँ पे? हमारी रिसर्च ये होती है कि हम पहले के किए हुए काम को जो है थोड़ा बहुत एडिटिंग करके, मॉडिफाई करके, उसको सर को जो है पाँव से जोड़ के और बाजू को टांगों से मिला के, जिस तरह भी करके आगे पीछे करके हमने एक नॉवल चीज बना के जो है उसको एक रिसर्च का नाम दे देते हैं बस। जिसमें मेन चीज क्या होती है कि प्लेजरिज्म हमने जो है रिमूव करनी है, वो ना आए, और हमारा जो है मार्क्स ओरिएंटेड होते हैं हम लोग, स्कोरिंग अच्छी हो जाए, हमें डिग्री मिल जाए बस। और डिग्री के बाद बिहाइंड इन सब के क्या रीजन होती है कि एक अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी, इसकी तलाश, फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करने की जो है हमें हम उसकी जो है तगदो में लगे रहते हैं। और देखिए अंग्रेज जो है कितना क्लेवर निकला है ना, क्या क्या कुछ कर गया हमारे साथ और हमें खबर तक ना हुई। तो
इस दौर में अंग्रेज़ों की एजुकेशनल जो उनकी पॉलिसी थी उसका एक पहलू हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इम्तियाज और फ़र्क का जो है आगाज़ करना था। अब देखें ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा करना, और जो है क्योंकि मुसलमान जो है ज़्यादा खटकते थे अंग्रेज़ों को। उसकी वजह क्या थी कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे, ट्रेडिंग के लिए आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू की थी, तो उनका जो है उन्हें यहाँ पे कौन मिले थे लीडर, कौन थे हुक्मरान? मुसलमान थे। ऑब्वियसली उन्होंने मुसलमानों को जो है को अपने अंडर करने के लिए उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ा मुस्लिम्स पे। हिंदू तो ऑलरेडी गुलाम थे मुसलमानों के, तो वो उनके लिए तो सिर्फ उनके लीडर ही बदले थे, उनके बादशाह बदले, उनके हुक्मरान बदले हैं, बाकी सब कुछ तो वही है। पहले भी गुलामी थी, अब भी गुलामी है। तो मुसलमानों से इसलिए थोड़ा वो ज़्यादा जो है दिलों में नफरत और खिंचाव रखते थे। उन्होंने काम किया कि ये जो हिंदू और मुसलमान जो इकट्ठे कंबाइन होकर रहते हैं, और नो डाउट ऐसे ही था पहले कि हिंदू मुसलमान नेबर्स होते थे, एक दूसरे का हर तरह से ख्याल रखते थे। और उन्होंने क्या किया कि हर मुमकिन कोशिश की गई कि मुसलमानों के मुकाबले में हिंदुओं को हर मैदान में आगे बढ़ाया जाए ताकि मुसलमान जो हैं डिस्करेज हों। उन्होंने इखलाकी लिहाज से और माशी लिहाज से मुसलमानों को जो है कमज़ोर करना था ताकि वो फिर से दोबारा एक पावर बन के ना उठ खड़े हों। उन्हें ज़्यादा डर मुस्लिम से था, ना कि हिंदुओं से था। तो मुसलमानों के एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करने के लिए मुलाजमतों में जब ऐड आते थे, इश्तिहार दिए जाते थे अखबारात में, उसमें जो है वाज़े तौर पर ये लिखा होता था, ये मेंशन किया होता था कि सिर्फ हिंदुओं को मुलाजिम रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मुसलमान जो हैं अच्छे मुलाजिम नहीं बन सकते थे, अच्छे हुक्मरान तो थे क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी थी, शुरू से जो है वो हुक्मरानी करते आए थे, तो वो किस तरह किसी की गुलामी को कबूल करते। हिंदू जो है एक अच्छा गुलाम साबित हुआ था उनके लिए क्योंकि वो ऑलरेडी ही गुलाम था मुसलमानों का, लिहाजा हिंदुओं को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था और मुसलमानों को डिस्करेज करने की ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि वो उन्होंने यहाँ पे जो है अपनी हुकूमत कायम करनी थी, अपनी रिट कायम करनी थी। दैट्स वाई फिर तालीमी जो पॉइंट ऑफ व्यू से ये दौर जो है सर चार्ल्स वुड के 1854 के जो उनका डिस्पैच मरासला था उस पर जो अपने इख्तिताम को पहुंचा। ठीक, इसके बाद चार्टर एक्ट जो है इसमें जो है इसके बाद आया था 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच का मरासला। इस डिस्पैच ने जदीद एजुकेशन के मकासद को एक कानूनी शक्ल दे दी थी और इसे मुनज़्ज़म करने का तरीका बताया था और अंग्रेज़ी को मुस्तकिल ज़रिया तालीम की हैसियत भी मिल गई थी और हिंदुस्तान में जो आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटियां जो हैं ब्रिटिश तर्ज पे बनाने की भी मंजूरी दे दी गई थी। तो सियासी एतबार से तो ये दौर मुसलमानों के लिए इंतहाई मुश्किलात का दौर था और वो अपनी बका की जंग जो है लड़ रहे थे। एक तरफ तो उन्होंने जो है इंग्लिश लैंग्वेज की बड़ी मुखालफत की थी, हमने जो इंग्लिश ज़ुबान नहीं सीखनी, हमने जो है सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजना क्योंकि वहाँ पे जो ईसाईयत की तालीम देते हैं और ईसाई बड़े क्लेवर थे, उन्होंने जानबूझ के ये स्टेप्स लिए थे। उनको पता था कि मुस्लिम जो हैं वो उसको फॉलो नहीं करेंगे और जब फॉलो नहीं करेंगे ऑब्वियसली जब उनको जो है जब वो एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे तो उनको नौकरियाँ कैसे मिलेंगी और जब नौकरियाँ नहीं मिलेंगी तो वो माशी तौर पे, सियासी तौर पे, इखलाकी तौर पे हर लिहाज से जो है वो पस्त होते जाएंगे क्योंकि जब इंसान जो है उसमें गुर्बत होती है, गरीब होता है तो उसके जो है इखलाकियात का लेवल भी वो नहीं रहता। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या है गरीब का ईमान जो है वो जल्दी बिक जाता है। तो लिहाजा जो है मुसलमानों के लिए ये दौर इंतहाई मायूसियों का दौर था और इनका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था और इनके तमाम मदारिस जो हैं उन्हें गैर तस्लीम शुदा करार दे दिया गया था।
और जो उस वक्त मुसलमान के दौर में जो फ्री एजुकेशन थी, कॉमन एजुकेशन थी, उसका दौर ख़त्म हो गया था और तालीम को एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बना दिया गया था, प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बना दी गई थी, और जहां सिर्फ जो है अमीर लोग ही तालीम हासिल कर सकते थे। इसके बाद हम देखेंगे 1813 से 1854 तक के दौर के अहम तालीमी वाक़यात का एक खुलासा, एक उसकी समरी की तरफ एक थोड़ी सी हम नज़र डालते हैं कि क्या क्या हुआ था। 1815 में सरकारी लेवल पर बम्बई एजुकेशन सोसाइटी कायम की गई थी। इसके बाद 1816 में कलकत्ता विद्यालय के नाम से एक एजुकेशनल इदारा बनाया गया था, जिसको 1819 में कॉलेज बना दिया गया था, और ये हिंदुस्तान का पहला गवर्नमेंट कॉलेज था। यहाँ का जो टीचिंग मोड था वो इंग्लिश लैंग्वेज था। फिर इसके बाद 1823 में तालीमी आमा कमेटी का क़याम अमल में आया और हिंदी जुबान के फ़रोग के लिए आगरा में तालीमी इदारा खोला गया। 1828 में जनरल विलियम बेंटिंग जो कि गवर्नर थे यहाँ के, उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम मदारिस के औकाफ जब्त करने का हुक्म दे दिया। 1836 में नई तर्ज पर, यानी बिल्कुल ब्रिटिश जो है उसकी आप कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर पर जो है हिगली कॉलेज कलकत्ता और मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का क़याम अमल में लाया गया। 1854 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इंजीनियरिंग की क्लासें शुरू की गईं और 1847 में इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की कायम किया गया। तो ये तो था हमारा आज का जो है टॉपिक, जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1813, और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और ये टॉपिक इस तरह के टॉपिक हैं इस चैप्टर में जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आप अपनी 6th, 7th, 8th की जो है उसमें माशरती उलूम में, SST में, पाक स्टडीज़ में, 9th, 10th में आप इसको स्टडी करते आए हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए नए बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो है उनको कहीं कहीं पे थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो हमने एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स है उनको मेनली जो है यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आज का हमारा जो लेक्चर का इख्तिताम है बड़ा कलरफुल सा है और बड़ा रंगीन, बड़ा फूलों से जो है हरा भरा जो है और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बिल्कुल हमारे आज के टॉपिक की तरह। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है इस कलरफुल से जो है ख़त्म शुद के साथ, खुदा हाफिज़ के साथ हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।